हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू घर की पाठशाला में। और आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन लीनियर सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पिछले लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा था, समझा था, लेकिन क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने नहीं करवाए थे। तो इस लेक्चर में अब हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है? द क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रॉड ऑफ लेंथ एल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लैम्डा इज इक्वल्स टू के एक्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज ओवर सेंटर लेंथ ऑफ रॉड। अच्छा, तो उसने दिया हुआ लैम्डा इज इक्वल्स टू के एक्स। अगर इससे हमको क्या समझ में आता है कि जो लैम्डा है दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो किसका फंक्शन है? इज फंक्शन ऑफ एफ एक्स। मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म की है। और हमने नॉन यूनिफॉर्म में आप लोगों को फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? नॉन यूनिफॉर्म में हमारा फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल। अब अगर लैम्डा की वैल्यू हम इसको इक्वेट करें, अच्छा, के एक्स इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल, ये किया हमने। लेकिन यहाँ पे x दिया हुआ है तो हमको यहाँ पे x लेना चाहिए, ठीक है। अब वेरिएबल, सेम वेरिएबल्स एक साइड पे ले गए तो के एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी क्यू। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट में कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो के एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू, सिर्फ वन है, वन का क्यू रहेगा, वन का क्यू रहेगा। और लिमिट भी रहेगी यहाँ पे 0 टू एल में, क्योंकि लेंथ कितनी दी थी पीछे हमको रॉड की? एल लेंथ दी थी, तो यहाँ पर लिमिट भी रहेगी। यहाँ पे लिमिट भी लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्यू। अब यहाँ पे के एल स्क्वायर बाई टू माइनस ज़ीरो हो जाएगा, तो क्यू की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? के एल स्क्वायर बाई टू। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेम वही आंसर आया, यहाँ पे सेम यही आंसर था हमारा, सेम यही आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या एरर ये हुआ, यहाँ पे ई दिया हुआ है, यहाँ पे एल होगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे ई नहीं होगा, यहाँ पे एल होगा, क्योंकि हमें वहाँ की दी है रॉड की जो लेंथ है, रॉड लेंथ इज एल, तो लिमिट हम लोग 0 से एल तक की ही लेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। A cuboidal box penetrates a huge plane sheet of charge with uniform surface charge density 2.5 into 10 to the power minus 2 centimeter meter square, ठीक है, such that its smallest surface are parallel to the sheet, such that its smallest surfaces are parallel to the sheet of charge if the dimension are 10 centimeter into 5 centimeter into 3 centimeter, then find the charge enclosed by the box। पहले तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा। यहाँ पे दिया हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कहता है कैसा? यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो उसको पहले लिख लो अलग से, सिग्मा इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 कूलम, ठीक है। अब
उसने यहाँ पे इसकी डायमेंशंस दी हुई हैं। डायमेंशंस में ये तो आप लोगों को पता ही होगा, LBH के फॉर्म में ही दिया जाता है। और अगर ध्यान करो यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने क्या सिखाया था, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या था, Q/A, चार्ज पर यूनिट लेंथ। बस अब इसमें फॉर्मूला रख दो। सिग्मा तुम्हारा दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻², और ये चार्ज हो गया। चार्ज तुमको निकालना है, एरिया पता ही चल गया यहाँ से, 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, दैट इज 50 सेंटीमीटर। 50 इंटू 10⁻⁻4, तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 50, या इसको 5 इंटू 10⁻⁻3 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू Q, दैट इज ये 25 है। That would be 3.75। यहाँ पे एक और ज़ीरो आएगा तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, तो -6 को हम लोग माइक्रो कूलम भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 37.5 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे 37.5 माइक्रो कूलम। ओहो, अब आता है हमारा मेन टॉपिक। इस इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अब उसका लेवल बढ़ गया है। अब यहाँ से ही क्वेश्चंस मिलते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी के तो एक एक नंबर के मिलते हैं, लेकिन इसके जो हैं वो 2 नंबर के भी मिल सकते हैं, 3 नंबर के भी, 5 के भी, इससे ज़्यादा मिलते हैं। कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ, according to this law, force acting between the two charges is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and is inversely proportional to the distance between the two charges. That is, F is directly proportional to the magnitude होगा। यहाँ पे magnitude नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे magnitude होगा। यहाँ पे magnitude लिख लेना, क्योंकि अगर तुमने मैग्नीट्यूड नहीं लिखा उसमें एक नंबर कट जाएगा। एक नंबर का होगा तो आधा नंबर कट जाएगा। डेफिनेशंस कभी कभार आ जाती हैं। सिंपली याद रखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। सपोज Q1 Q2 and is inversely proportional to the separations between the two चार्जेस। ये 2 चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, R। ये इसका कहने का मतलब है। अब Q1 Q2 इन्वर्स भी है, स्क्वायर है। इसको अगर हम दोनों इसको इक्वेशन 1 मान के और इसको इक्वेशन 2 मान के लिखें इक्वेटेड फॉर्म में, तो इस जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एक यहाँ पे लगेगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इसके कांस्टेंट लग जाएगा, उसको कहते हैं K। अपॉन R²। अब जो ये K आया है, इस K की वैल्यू होती है K इज इक्वल्स टू 1/4πε0। 1/4πε0। और जैसे तुम्हें न्यूमेरिकल्स में ये बहुत चीज़ मदद करेगी कि जो इसकी जो वैल्यू होती है, इस पूरे की जो वैल्यू होती है, या कहूँ इस K की जो वैल्यू होती है,
वो होती है 9 इंटू 10⁻, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 9 इंटू 10⁹9। ये भी हम आगे देखेंगे, इसी में ही देखेंगे, आगे थोड़ा सा आगे देखेंगे, ठीक है। ये हो गया, देखो यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू ऑफ के या 1/4πε0 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹9, ये इसकी वैल्यू होती है। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करो, अगर एसआई यूनिट होती है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। इसको और इस दोनों को याद रखना, ये दोनों बहुत, ये जो वैल्यू है ये तो न्यूमेरिकल्स में काम आएगी, ये न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत मदद करेगी फास्ट सॉल्यूशंस के लिए। और ये जो इसकी एसआई यूनिट है ये तो एक एक नंबर में आती है, वो तो इम्पॉर्टेंट है। ये बोल्ड एज वेल एज जेई, बोल्ड एंड जेईई दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अब आता है एप्सिलॉन की वैल्यू, हाँ ये बताना भूल गया था। 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹9, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आगे चलोगे तो तुमको 4π नहीं मिलेगा, 4π जो है 4π नहीं मिलेगा, सिर्फ एप्सिलॉन रहेगा। एप्सिलॉन को सॉल्व फिर अगर वैल्यू नहीं रखोगे तो दिक्कत करेगा आगे जाके। तो इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। इसमें अगर वैल्यू रख के देखोगे, इसी में ही अगर 1/4πε0 9 इंटू 10⁹9, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। इसमें अगर रख के देखोगे तो तुमको यही वैल्यू इसकी निकल के आएगी, ये वैल्यू और ये 9.9 इंटू 10⁹9, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ सिर्फ वैल्यूज़ नहीं, इनकी एसआई यूनिट भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, दोनों की एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नीचे लिखा हुआ है, 4th पॉइंट पे आते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी इज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, दैट इज एप्सिलॉन, एंड एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टू द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ भी तुमको बहुत मिलेंगी आगे क्वेश्चंस में, जैसे अगर डाइलेक्ट्रिक अभी तुम पढ़ोगे आगे कैपेसिटेंस में, उसमें भी तुमको ये मिलेगा कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो उसके लिए तुमको ये चीज़ याद रखनी है। अब आता है रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको, इस रिलेशन को तो तुमको गांठ बांध के रख लेना कि मुझे याद ही रखना है। तुमको सिस्टम दे देगा, इतने में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, अब इनका निकालो फोर्स निकालो, कैपेसिटेंस निकालो, पोटेंशियल निकालो, कुछ भी कह देगा निकालने को, कैसे निकालोगे? फॉर्मूला तो यही लगा, अगर फोर्स कहेगा तो फॉर्मूला तो ये लगाओगे ना, 1/4πε0 Q1 Q2 का मॉड अपॉन r², एप्सिलॉन लगा दोगे, नहीं एप्सिलॉन की जगह ये डालोगे। आगे आने वाले जितने चैप्टर्स हैं, आगे 2 जो चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी की, जो एक पूरी यूनिट है, तो उसमें हम लोग आपको ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इनवर्स का रिलेशन था F वर्सेस r², फोर्स का जो है इसमें इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन दैट इज पैराबोला, वो तो पैराबोला बनना तय है, बना देना तुमको पैराबोला डायरेक्ट।
ये ग्राफ भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर डाल देना है f और इधर डाल देना है r स्क्वायर। ठीक है, अब आता है f वर्सेस 1/r। ये दिखने में तो बहुत मतलब सीधा बना देना है बस, लेकिन इसका ये जो ग्राफ है, ये सेकंड वाला जो तुम ग्राफ देख रहे हो, ये तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। देखते हैं कैसे। f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। अगर f वर्सेस 1/r² का डालना है तो मतलब सेम ही रहेगा, सेम रहेगा तो तुम सीधा स्ट्रेट लाइन बना दोगे। लेकिन इसका जो स्लोप है, स्लोप क्या देगा तुमको वो देखते हैं। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। स्लोप tan थीटा होता है। यहाँ पे ये थीटा है तुम्हारा, ये थीटा है तुम्हारा, ये थीटा क्या होगा? f/1/r² होगा कि नहीं? tan थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर होगा अपॉन बेस हो गया। इसको अगर फिर से सॉल्व करो तो स्लोप दे देगा f/r²। स्लोप दे देगा f/r²। इसको ध्यान रखना। और अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? फोर्स कूलम्स लॉ का F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 mod ऑफ Q1 mod ऑफ Q2 अपॉन r²। अगर इस r को हम इधर f के साथ डाल दें तो f/r² इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4πε0 mod ऑफ Q1 mod ऑफ Q2। अब देखो ये जो है, ये जो है, ये तो तुम्हारा कांस्टेंट था ना, ये तुम्हारा कांस्टेंट था, तो f/r² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। f/r² is proportional to the magnitude of the product of the two charges। और f/r² क्या था? f/r² is nothing else but is the slope। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है दिखने में बहुत सीधा है। हाँ, आया फोर्स वर्सेस 1/r² का बना दो, बना दिया, सिंपल स्टेटमेंट में। लेकिन ये ग्राफ हमको देगा क्या? ये अगर हमको नहीं मालूम है तो ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं सॉल्व हो पाएंगे। जब तुमको पता ही नहीं तो तुम कैसे सॉल्व करोगे कि इसका स्लोप ये देता है, इसका स्लोप ये देता है। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस भी नहीं लगी कि नहीं समझ आएगा, नहीं समझ में आएगा। स्लोप सिंपली क्या होता है? tan थीटा होता है। tan थीटा निकालो यहाँ से, tan थीटा ये हुआ, इसका tan थीटा निकल गया। आया क्या? f अपॉन ये आया और ये आ गया, मल्टीप्लाई किया, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया तो स्लोप इज इक्वल्स टू f/r² आ गया। अब कूलम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था? f इज इक्वल्स टू 1/4πε0 mod ऑफ Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। fr को इक्वेट कर दिया, fr को मल्टीप्लाई कर दिया, ये बचा कांस्टेंट 1/4πε0। इसको इसकी जगह हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा दी है, हो गया। ठीक है, अब आता है मेन टॉपिक हमारा, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये जो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है ये आगे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आएगा, तो मैं अभी अच्छे से पूरा समझा दे रहा हूँ। वहाँ पे भी समझाऊंगा, लेकिन इतना अच्छे से नहीं समझाऊंगा जितना इस टाइम अभी समझा दूंगा, क्योंकि जैसा यहाँ पे बस सेम वहीं पे ही है, बस F/E का अंतर रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी फॉर्मूला का जो डिफरेंस रहेगा। ठीक है,
शुरू करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म तो सबसे पहले 3D प्लेन बना लें। ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये Q2 हो गया और ये Q1 हो गया। इसके जो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ले लो x1 y1 z1 और इसके ले लो x2 y2 z2। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस लेंगे वो r1 वेक्टर हो जाएगा, इसका हो जाएगा r2 वेक्टर। ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव रहेगा। यार कुछ इसको अच्छी थोड़ा बड़ा बना लें। एक ये हो गया और एक ये हो गया। Q2 माइनस में, Q1 पॉजिटिव में, इसका डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस पॉइंट हो जाएंगे x1 y1 z1 और इनके हो जाएंगे x2 y2 z2। इसका जो वेक्टर डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा r2 और इसका r1। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो ऐसे। ठीक है, जो प्लस का होगा उसका जो फोर्स वेक्टर होगा वो अपोजिट होगा, अवे जाएगा। और जो नेगेटिव का होगा उसका उसी के पास जाएगा। तो अगर हम इन दोनों का देखें कूलम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, F इज इक्वल्स टू कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, लेकिन अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें उसके पहले एक चीज़ बता दूं मैं, यूनिट वेक्टर जो होता है यहाँ पे अगर R21 का लो, R2 से 1 का लो, अगर इसको मैं ऐसे ही सॉल्व नहीं कर रहा, इसका एक रिजल्टेंट आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिजल्टेंट। इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस R21 आएगा वो होता है वेक्टर ऑफ R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21। ठीक है, अगर ये लें R, अगर इसका हम 2 से 1 तक का लेते हैं, मतलब ये लेते हैं अगर हम, तो इसका जो फोर्स वेक्टर आएगा,
फोर्थ वेक्टर क्या आएगा, एफ वेक्टर, एफ इसको 2 1 नाम दे देते हैं क्योंकि 2 से 1 तक जा रहा है, इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर R21। ठीक है, अभी मैंने पीछे समझाया ही था, तो अगर उसी को लेके चलते हैं कि आर कैप इज इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R21 का होल क्यूब इंटू R21 वेक्टर। Simply this implies that अब R21 वेक्टर को हम लोग 1/4πε0 Q1 Q2 मैग्नीट्यूड में 21 है, मतलब जब R21 दिया होगा, R21 है तो इसका जो R1 माइनस R2 हो जाएगा, और R वही अगर R12 दिया होगा तो R2 माइनस R1 हो जाएगा। तो सिंपली सेम यहीं पे लिखेंगे R1 माइनस R2 क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस ऑफ R2 वेक्टर, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब इसको हमने 2 से 1 लिया था, अगर 1 से 2 लें, हमने अभी तक ऐसे लिया था, अगर इसको हम ऐसे लें तो सिंपली जो है वो हो जाएगा F21 नहीं F12 हो जाएगा। F12 यहाँ पे अपोजिट, सब पूरा सबका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 है तो 2 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 है तो 2 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस ऑफ R1 का क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। इसको अगर हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है, अब अगर इक्वेशन 2 मान लिया इसको, तो एक बात और, इसको ये F21 नहीं है, ये F12 है, और F21 क्या होगा, F21 होता है 1/4πε0 Q1 Q2 मैग्नीट्यूड में अपॉन R1 माइनस R2 क्यूब इंटू R1 माइनस R2। अच्छा, और ये इक्वेशन 1 थी। जो दोनों इक्वेशंस मैंने लिखी हुई हैं, इनमें कोई आपको कॉमन चीज़ दिख रही है? सोचो, पहले सोचो, देखो क्या कोई चीज़ ऐसी है जो कॉमन इसमें दिख रही हो। देखो, अगर F21 में देखो, अगर हम लोग माइनस का साइन लगा दें, इक्वेशन को माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो ये क्या F12 बन रही है। देखो, अगर यहाँ पे हम माइनस लगाते हैं
सपोज करो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, माइनस लगाया तो ये R12 की जगह R2 माइनस 1 हो जाएगा, R1 माइनस R2 की जगह R2 माइनस 1 हो जाएगा, और सेम तो इक्वेशन 2 में भी है। तो hence from the above equations we find one more important result that if two forces are acting on the same medium, then the force acting on one charge is absolutely opposite of the other force। इसका सीधा सा सिंपल सिर्फ यही मतलब था, इसीलिए मैंने पूरा इतना कराया। इसका मैं रिटर्न में दूंगा, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया। एक बार फिर से समझा देता हूँ। हमने एक प्लेन लिया हमने 3D प्लेन लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई। दो चार्जेस लिए हमने Q1 Q2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव एक का जो पॉइंट्स थे वो x1 y1 z1, दूसरे के x2 y2 z2। फोर्स वेक्टर निकाला, पॉजिटिव का अपोजिट, पॉजिटिव चार्ज का अवे फ्रॉम चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव का टुवर्ड्स नेगेटिव। फोर्स निकाला F21 का करके, F12 आप अपोजिट भी कर सकते हैं, F12 का पहले निकालो, F21 का बाद में निकालो। फोर्स निकाला, फोर्स निकालने के बाद हमने वैल्यूज़ रखी, फिर दूसरे का निकाला, दूसरे में वैल्यूज़ रखी, और इसमें और इनमें दोनों में सिमिलैरिटीज़ देखी। सेम एज वेल एज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करने वाले हैं। इसका आप लोग ये रिटर्न पूरा देख सकते हैं, इसमें डायग्राम नहीं बनाया, डायग्राम आप लोग बना सकते हैं चाहे तो, जो मैंने बनाया था जैसे ऐसे करके। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये इधर वाई एक्सिस हो गई, और इधर ये जेड एक्सिस हो गई। एक चार्ज, दूसरा चार्ज Q1 Q2, पॉइंट्स लिख लिए x1 y1 z1, x2 y2, और ये z2 हो गया। ये R2 वेक्टर हो गया, ये R1 वेक्टर हो गया। F21 निकाल ली इस साइड से, F21 F12 इधर से निकल गए। दोनों का बीच के जो सेपरेशन होगा, जो दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगा वो कितना होगा, R2 माइनस R1, दैट इज R12। और ये R12 कब लेंगे, जब F12 फोर्स लेंगे, और F और R1 माइनस R2 R21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कैप लगेगा और ये वेक्टर्स लगेंगे। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिंपल यही कहता है कि अगर n नंबर ऑफ फोर्सेस हैं तो उनका वेक्टर सम होना चाहिए, दैट इज सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन अ सिस्टम। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पोजिशंस, force acting on a charge is equals to the vector sum of all the force acting on a charge due to charge surrounding in that of charges। एक कोई भी सिस्टम है, सपोज जैसे क्वेश्चंस में ये लगता है, ये
ऐसे तो पूछा भी नहीं जाता है ये कि क्या होता है क्या होता है, लेकिन हाँ अपने को पता होना चाहिए कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। कोई भी सिस्टम चार्ज देंगे, ये फील्ड, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स। अब कह रहा है यहाँ पे बताओ कितनी फोर्स लगेगी, सबका सम निकाल दो, जितना सम निकलेगा वही आएगा आप फोर्स। ठीक है ना। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। ये जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल दिखने में तो बहुत सरल है, लेकिन करने में दिक्कत कर देता है। ठीक है ना। क्या है, देयर आर पेयर ऑफ चार्जेस ए एंड बी। ए का पॉइंट दिया हुआ है, बी का पॉइंट दिया हुआ है माइक्रोकूलम में। ठीक है। प्लॉट द ग्राफ एफ वर्सेस 1/r²। ये देखो एफ वर्सेस 1/r² का कितना होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन बना दिया। लेकिन अब ये बताओ ए कौन सा होगा, बी कौन सा होगा, ये तो पता नहीं है। इसीलिए मैंने जो बताया ना, स्लोप is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges। इसीलिए मैंने बताया था जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा, मतलब वो उसका tan थीटा सबसे ज़्यादा होगा। ए का क्या है 2 1 है और बी का जो है वो 3 1 है। ठीक है। इसमें देखो अगर ए का जो है वो छोटा है बी के कंपैरेटिव में, तो मतलब क्या हुआ, स्लोप जो है वो बी का ज़्यादा होगा। स्लोप बी का ज़्यादा होगा मतलब tan थीटा बी का ज़्यादा होगा, तो ये बना एफ 1/r², ये बी। ये सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन वही है, ग्राफ प्लॉटिंग अगर आपको आती हो उसके साथ साथ आपको वो जो लॉजिक लगता है वो अगर आता होगा तो ये क्वेश्चन सेकंडों का है, 2 मिनट में हो जाएगा। देखो है Q1 Q2 का जो स्लोप, जो प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड था वो कम था बी के कंपैरेटिव में, इसलिए स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए एंड हेंस ए इधर बी इधर। ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, देयर आर 2 चार्जेस +4e and +e are separated by a distance of a unit. Find the position where the charge +q should be placed such that it will be in equilibrium। इक्विलिब्रियम में चाहिए। सबसे पहले ये बनाओ, डायग्राम बनाओ। डायग्राम से तुमको ये रहेगा कि तुमको जो सिचुएशन क्या दी है वो तुम्हारे दिमाग में पूरी क्लियर रहेगी, तो तुम्हें न्यूमेरिकल करने में और थोड़ा हल्का सा आसानी मिल जाएगी। ये +4 इधर डाल दो, ये है, और ये +e इधर डाल दो। अब उसने क्या बोला है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ अ यूनिट। सपोज करो ऑफ अ यूनिट ऑफ ए यूनिट, सॉरी ऑफ ए यूनिट है, ए यूनिट से सेपरेटेड है। पोजीशन निकालनी है क्यू चार्ज की कि इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम में रहे तो इसलिए ठीक है। पॉजिटिव ये ज़्यादा, ये बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है,
इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं प्लस क्यू चार्ज को, और इसकी जो इससे डिस्टेंस होगी उसको हम मानते हैं पूरे की ए थी, इसको मान लेते हैं हम एक्स, और इन दोनों को मान लेते हैं ए माइनस एक्स। अब फोर्स निकालो, पोजीशन निकालनी। इक्विलिब्रियम में मतलब है कि जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो ज़ीरो आएगी, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो आएगी ज़ीरो। तो F इज इक्वल्स टू F वेक्टर A प्लस F वेक्टर B। लेकिन दोनों की जो दोनों पॉजिटिव हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा फोर्स वेक्टर, तो F वेक्टर जो आएगा ये आज कुछ मार्कर दिक्कत ज़्यादा कर रहा है। जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगी F, तो F इज इक्वल्स टू आ जाएगा एफ ए माइनस ऑफ एफ बी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। अब एफ ए की वैल्यू तो देख लो, एफ ए की वैल्यू कितनी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4EQ बाई एक्स, और एफ बी जो आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QE अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तो ज़ीरो होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम दिया हुआ है। 0 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4EQ डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QE बाई A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इक्वेट कर दो दोनों को, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर ला या किसी को भी, इन दोनों के इक्वेशन इक्वेट हो जाएंगे। 4EQ अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QE बाई A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, EQ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4। तो 4A स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस ये प्लस आएगा, माइनस 4 होगा, 8AX इज इक्वल्स टू A स्क्वायर। यहाँ पे ये कट के 3 हो जाएगा, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो अगर, तो 3A स्क्वायर 2A 4, या एक काम करो, नहीं एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई मत करो उससे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। काम करो, यहाँ पे क्या था, 4/A स्क्वायर था, 1/A माइनस एक्स स्क्वायर था। अगर इसका हम स्क्वायर रूट लें, 2/A इज इक्वल्स टू 1/A माइनस एक्स होगा। अब ये हो जाएगा 2A माइनस 2x इज इक्वल्स टू A, तो 2 कॉमन ले लो, तो A माइनस एक्स
a माइनस एक्स, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 2 4 3, तो 2/3 a, दिस विल बी द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। क्योंकि अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते उसी टाइम ऊपर इससे, तो क्वाड्रेटिक बन जाती। क्वाड्रेटिक में दिक्कत होती है, फिर ये वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। वैसे उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अब इतना तो हमको इससे, इस क्वेश्चन से इतना तो क्लियर है ही कि यहाँ पे जो बीच में चार्ज चाहिए वो नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें देखो, इसमें जो है इन्होंने क्वाड्रेटिक करके बना के किया, और यहाँ पे ये -2a आएगा। ठीक है, तो आज फिर इस लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं यहीं पे ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे कूलम्ब लॉ के, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और आगे पूरा चैप्टर्स हम लोग ख़त्म करेंगे। कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, जैसे कि और क्वेश्चंस हम लोग कराएं आप लोगों को। सिर्फ क्वेश्चंस ही इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, थ्योरी जो है वो कुछ रहेगी। न्यूमेरिकल्स लगाओगे तो फार्मूला इस चैप्टर में बहुत मिलेंगे। फार्मूला की दिक्कत करोगे तो बात नहीं बनेगी। पढ़ाने का ना आपका मतलब होगा, ना मेरा मतलब बनेगा फिर पढ़ाने में। तो न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको याद मत करो। याद करने बैठोगे तो आज याद करोगे, तुमने 10 फार्मूला याद किया, कल तुम 10 को भूल जाओगे। फार्मूला याद ही करना, न्यूमेरिकल लगाओ। जितने न्यूमेरिकल लगाओगे फार्मूला तुम्हारे दिमाग में वैसे ही बैठते जाएंगे। सेटल करो अपने, लेयर बाय लेयर करो। फार्मूला पढ़ा, न्यूमेरिकल लगाओ, फिर फार्मूला पढ़ा, न्यूमेरिकल लगाओ, फार्मूला पढ़ा, न्यूमेरिकल लगाओ। इससे तुम्हारा 2 चीज़ें होंगी न्यूमेरिकल लगाने से। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होगी, साथ में फार्मूला भी याद हो जाएगा। इस स्पेशल टाइम नहीं देना पड़ेगा तुमको फार्मूला याद करने के लिए। ठीक है, चलो थैंक यू। अगर आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल बटन दबा देना, जैसे कि और जो वीडियोज़ आएंगी लेक्चर 3, 4, 5, 6 और जितने बनेंगे वो जो हैं आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, बाय बाय।